नमस्कार। हेल्थनामा में आज हम महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करेंगे। ये ऐसा विषय है जो जेंडर भेदभाव का शिकार है और ज़्यादातर लोग इस पर बात करने से भी कतराते हैं, जबकि असलियत ये है कि एक महिला की सेहत पर पूरे परिवार की सेहत टिकी होती है। हमने कई डॉक्टरों और वुमेन एक्टिविस्ट से इस बारे में खुलकर बात की और उनसे समझना चाहा कि महिलाओं को आखिर किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रस्तुत है उनसे बातचीत के कुछ अंश। कोविड महामारी के दौरान पेंडेमिक फैला हमारे देश में, उसमें बाकी बीमारियों के लिए तो खैर ये घातक रहा ही। एनीमिया के पेशेंट को किस तरह से और कितना भयानक तरीके से इसको प्रभावित किया? देखिए, अनीमिया जो एक प्रॉब्लम है ना, बहुत ही साइलेंट किलर होता है। ये अनीमिया से मतलब एकदम लोग नहीं मरते हैं। अनीमिया से आपका बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, आपकी बॉडी की एफिशिएंसी कम हो जाती है। जैसे खास तौर पर लड़कियों में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है, तो वो अपने आप को जल्दी से टायर्ड महसूस करती हैं, अपने आप को थोड़ा सा काम करने के बाद एग्जॉस्टेड फील करती हैं। दे आर नॉट रियली सिक बट देयर एफिशिएंसी रिड्यूसेस। इवन लोग बोलते हैं कि यदि जैसे बच्चों में अनीमिया रहने से बच्चों के दिमाग में जो ग्रोथ होती है ना, मेंटल ग्रोथ होती है, उससे जिसको हम बोलते हैं कॉग्निशन, बच्चों को यदि, क्योंकि ये प्रॉब्लम बच्चों में भी बहुत ज्यादा है इंडिया में, यदि माँ को अनीमिया है तो बच्चों को भी अनीमिया है, तो बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट जो होती है, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निशन डेवलपमेंट, उनकी शार्पनेस, इंटेलिजेंस ऑफ द ब्रेन ऑल्सो रिड्यूसेस। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो प्रॉब्लम है, जो आपकी बॉडी की एफिशिएंसी, बॉडी की ओवरऑल स्ट्रेंथ कम कर देती है, यदि उसके ऊपर आपको कोविड होगा तो यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम बढ़ी जाएगी आप। तो आई थिंक इट इज काइंड ऑफ ए रेसिपी फॉर एनी डिजीज, इट विल काइंड ऑफ एक्सैगरेट दैट पर्टिकुलर डिजीज। कि फैमिली प्लानिंग जो आज किताबी बातें रह गई हैं, उसको जीवन में उतारने के लिए पुरुषों को जागरूक करना ज़्यादा जरूरी है। तो उसको कैसे, यूँ कहें कि हम कैसे एंगेज करें? जिस तरह से आपने शायद पढ़ा भी होगा, बट जैसे ICRW का एक प्रोजेक्ट था अभी पुराना, कपल एंगेज, जो कि यूपी बिहार में करा गया था, एंड उसमें महिलाओं से और पुरुषों से दोनों से बातचीत करी गई थी समझने के लिए कि वो महिलाएं क्या सोचती हैं और पुरुष क्या सोचते हैं। तो पुरुषों का एक प्रोटेक्टर, जैसे हम कहते हैं ना, वो पुराना प्रोटेक्टर की मैं घर की महिला का ध्यान रखूंगा, प्रोवाइडर की मैं खाना दूंगा, प्रोक्रिएटर की मैं बच्चा करूंगा, तो उस तरह का एक रोल उन्होंने समझने शुरू कर दिए हैं, या वो चलते आ रहे हैं पिछले जमाने से। मेल एंगेजमेंट का जो एक काम है, वो काफी समय से इस पे काफी काम हो भी रहा है, काफी लोग इंटरेस्टेड भी हैं, बट वो ग्रास रूट लेवल पे, रूरल लेवल पे, इवन अर्बन लेवल पे हम भी, आप भी, वो सोच बदलनी, आप जितने मर्जी प्रोग्राम चला लीजिए, इंटरवेंशन चला लीजिए, काफी कुछ कर लीजिए, बट जो माइंडसेट चेंज है या जो पर्सपेक्टिव चेंज है, वो लाना सालों साल का काम है और वो धीरे धीरे ही होता है। और पुरुषों का इस चीज को महत्वपूर्ण समझना कि बच्चा संभालना महिला का काम और कमा के लाना मेरा काम, ये जेंडर रोल्स, इनको ब्रेक करना, हर छोटे मुद्दे पे इस चीज की खुल के चर्चा होना, पावर इम्बैलेंस, जो हम जेंडर इक्वालिटी की सब बात करते हैं, बट अपने ही घरों में हम जब पहुंचते हैं तो खाना कौन पका रहा है, ये छोटी छोटी चीजें, मतलब उनसे भी हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन की बात है, ये सब चीजें में बदलाव आने के लिए मैं वही समझती हूँ कि जितना ज्यादा काम आप लोगों के माइंडसेट एंगेजमेंट के साथ कर पाए, और कोई जल्दी इसके शॉर्टकट मेथड है ही नहीं कोई। मैटरनल मोर्टेलिटी जो है हमारे देश में एक बड़ी और चिंताजनक समस्या है। यस। एक तो इसके पीछे क्या बड़ा कारण है और इसमें क्या हमारी पॉलिसी में कोई कमी है? सो मैटरनल, जैसे कि अपना एज पर जो SRH डेटा जो है, उसके हिसाब से जो अपना मैटरनल मोर्टेलिटी इंडिया का अभी जो 2016 में डेटा रिलीज हुआ था, उसके हिसाब से मैटरनल मोर्टेलिटी अभी अपना 113 है। और उसमें जैसे कि आप पिछले 10 या 12 सालों 2003 से देखें तो अपना मैटरनल मोर्टेलिटी में जो रेशो वो बहुत उसमें कम हुआ है। सो basically there are 4 phases in maternal mortality, like obstetric transition phases. So some states of India are in the
phase 3 and some states are in phase 4, like Maharashtra and Kerala are now in the phase 4, where the maternal mortality ratio is less than 50, while the other states like this Assam and UP and other those are in the obstetric transition phase 3. So there are like we have to do like in phase 4, the direct obstetric causes maternal mortality due to direct obstetric causes are decreases, while in phase 3 the direct obstetric causes like antepartum hemorrhage is there, postpartum hemorrhage is there, sepsis is there, then obstetric labor is there. So these are all the preventable causes, and these causes are more in this obstetric transition phase 3, where the maternal mortality is between the maternal mortality ratio is between the 50 to 299. So we have to separate, like if particular state is there, we have to plan for district wise, where district wise planning is more important. Like the guidelines are also there, but there is a handholding of the staff is more important. Like the maternal mortality due to the hypertensive disorder in pregnancy is more. So capacity building of staff is more important, like BP measurement. If we are seeing that when we analyze the any maternal death, we see that when the on MCP card the BP is like 100/70, 100/70, 100/70, and when this patient is referred to the FRUs or district hospital, on that time we see that the BP is 140/90. So the capacity building of the front care healthcare workers is more important, like in BP measurement or urine albumin checking. So these are more important. One more important, like when we see that like there are the 3 types of delay in maternal mortality, like in delay in decision, then delay in decision to seek care, then delay in the referral, and third is the delay in treatment at the facility. So we have to, for these delays, we have to like delay in decision to seek care, we can address to the emphasis on the focus on the IC of various maternal health services like JSY, JSSK, 102 ambulance, PMY, and we have to sensitize these health workers and community regarding the pregnancy related risk factors and complication among the communities. We know that the maternal death are more during the labor and while delivering the baby and postpartum, like within this 24 hours. So we have to focus on this 24-hour by giving the quality service, like Lakshya program is already there. Now the Suman program is launched by Government of India. So in that period, we can give the quality care services to all our pregnant women. And we can also add the special drive for the high-risk pregnancy detection, anemia detection, and we have to IC is required in local language for prevention of the maternal deaths. लोगों में इमरजेंसी कंट्रासेप्शन और मेडिकल एबॉर्शन को लेकर काफी गलतफहमियां हैं। दोनों में बेसिक अंतर क्या है? दोनों के नाम से ही हमें अंतर समझ आ जाता है। अगर हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन समझे तो उसमें कॉन्ट्रासेप्शन है, और मेडिकल अबॉर्शन समझे तो वो अबॉर्शन है। जिसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है कि इट विल प्रिवेंट अ प्रेगनेंसी। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन मेरी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकती है इफ आई हैव हैड एन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट। Whereas medical abortion का मतलब ही है कि अगर मुझे एक अनचाहा गर्भ मैंने धारण कर लिया है तो मैं उसका अबॉर्शन कैसे कर सकती हूँ। अगर एक बार प्रेगनेंसी हो गई है, कंसीव कर लिया है, तो उसमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का कोई रोल नहीं है। कॉन्ट्रासेप्शन का रोल प्रेगनेंसी होने से पहले है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। और मेडिकल अबॉर्शन का रोल तब है जब मेरे पास एक अनवांटेड प्रेगनेंसी है और मैं उसको टर्मिनेट करना चाहती हूँ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 के अनुसार सिर्फ 10% पुरुष ही कॉन्डोम यूज करते हैं और 40% महिलाएं प्रेगनेंसी रोकने के लिए स्टेरिलाइजेशन कराती हैं। क्या फैमिली प्लानिंग केवल महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और ये सिर्फ रूरल नहीं, अर्बन एरिया में भी हो रहे हैं। इसे कैसे ठीक किया जा सकता है?
बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो नया NFHS डेटा आया है इसके तहत, और पुराने NFHS सर्वे भी अगर हम उठा के देखें तो यही इसी तरह का गैप नजर आता है। जो बहुत सारी बात अजय जी, डॉक्टर राजेश, अनीशा जी ने भी कही, a lot of this is associated with gender and social norms। किस तरह के पुरुष और महिला के बीच में पावर इम्बैलेंस रहता है, किस तरह पुरुष किस चीज का कंट्रोल रहता है एक हाउस होल्ड में, इंडिविजुअल लेवल में, कपल लेवल में, स्ट्रक्चरल लेवल पे, जिसका हेल्थ सिस्टम्स एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जिस तरह की बातें डॉक्टर राजेश और अनीशा जी ने भी कही कि क्वालिटी ऑफ केयर, उसका भी एक स्ट्रक्चरल दायरा है कि जो हेल्थ सिस्टम्स के खुद ही लोग हैं वो किस तरह से एक औरत को देखते हैं, एक अनमैरिड वुमन जिसकी प्रेगनेंसी हो गई हो उसको कैसे देखते हैं। और अगर हम फैमिली प्लानिंग के अंदर जो आपने सवाल पूछा है, औरत और महिला के बीच में कॉन्डम इस्तेमाल अभी भी कम क्यों किया जा रहा है, इसके बहुत सारे सप्लाई साइड इश्यूज भी हैं, जो कि कॉन्डम की अवेलेबिलिटी, डिस्पोजल का मसला, क्योंकि रूरल एरियाज में अभी भी बहुत स्टिग्मेटाइज्ड हैं ये सारी चीजें। बट ये एक तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड बात है कि औरत ही कराएगी, स्टरलाइजेशन कराएगी, नहीं तो गोली लेगी, नहीं तो कुछ और, मतलब, या अबॉर्शन भी, मतलब वुमेन्स बॉडी का जो मेंटल एंड फिजिकल डिटीरियोरेशन है या एक्सप्लॉयटेशन है वो एक एकदम नॉर्मलाइज सी बात है। तो ऑल्सो फैमिली प्लानिंग हमेशा से ही एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच से चलता है, पॉपुलेशन कंट्रोल टूल के हिसाब से, ना कि एक राइट्स बेस्ड अप्रोच। जैसे अबॉर्शन भी जैसे एक राइट होना चाहिए, उसी तरह फैमिली प्लानिंग भी एक राइट होना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन तो नेचुरल चीज है, लेकिन इसके साथ स्टिग्मा क्यों जुड़ा है, कैसे दूर करें? तो कोई भी चीज जो भी which is around sexual and reproductive health, that is always a hush-hush topic, right? Like we don't talk about it, and especially when it comes to women or people who identify themselves as women or from the trans community, especially the menstruators. So they go through, they are always stigmatized क्योंकि वो already एक marginalized community से belong करते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा significant factor which contributes to this hushiousness of period being not spoken about, or and even families maybe. So I feel that patriarchy has a significant role to play, and the one way to do away with this is to fight patriarchy in our own capacities and capabilities, and everyone has their own way of doing it. I believe there are communities, the community I worked with in rural Gujarat, that have very different cultural norms. And I come from Assam, where I had very different cultural norms, right? So our ways of fighting will also have to be very different. And also at the same time, you know, we cannot design one solution for all the communities, especially when we're working with communities, when we're working with women across the country. So everything has to be very contextualized. तो अब वक्त आ गया है कि महिलाओं की समस्या पर फुसफुसाने की नहीं, खुलकर बोलने की ज़रूरत है। इसके लिए लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। हम ये काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अपने साप्ताहिक लाइव शो हेल्थ फॉर ऑल के माध्यम से हर रविवार सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, जैसे आप YouTube और Facebook पर लाइव देख सकते हैं। नमस्कार।